मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा करके कर रहे होंगे। बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने सेट नंबर 1 में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात वैद्युतिकी के 15 महत्वपूर्ण सवालों की स्टडी करी और उसके ऑब्जेक्टिव कैसे निकाले जाते हैं मैंने अभी आपको क्लियर किया। आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे और अगर किसी बच्चों ने वो क्वेश्चन अभी तैयार नहीं किए हैं तो पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें, उनके नोट्स बना लें, जिससे अगर एग्जाम में उस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन बनते हैं या कुछ भी पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो और आप अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट 2 नंबर लेकर आए हैं, जो आपके आगामी होने वाले एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको इन क्वेश्चंस को बहुत मन लगा करके तैयार करना है और किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। जितनी अच्छी तरह आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवीजन करोगे तो आपको एग्जाम हॉल में पेपर देते समय उतनी ही आसानी होगी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन लगाते समय एक बात का जरूर ख्याल रखें कि ये जरूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन बताए जाएं ठीक वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएं। हाँ, लेकिन ये जरूरी होता है कि अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से समझा है तो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता भी आया तो वो क्वेश्चन हम लोग आसानी से सही कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा यही टारगेट है कि आपको एग्जाम सेंटर में जो भी क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार की क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप कई प्रॉब्लम्स को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाएं। जो नए बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी बच्चे भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा और आवेशों के परिमाण को दोगुना कर दिया जाए तो आवेशों के बीच वैद्युत बल होगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस रिड्यूस्ड टू हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बिकम डबल देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। पहला आंसर क्या कह रहा है, 4 गुना बिकम्स 4 टाइम्स। दूसरा क्या कह रहा है, 16 गुना बिकम 16 टाइम्स। तीसरा क्या कह रहा है, आधा होगा बिकम हाफ। चौथा क्या कह रहा है, रिमेन्स अनचेंज मींस अपरिवर्तित होगा। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करें। सॉल्यूशन नंबर 1, सभी लोग जानते हो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम लोग नए फोर्स की बात करें तो F डैश प्रोपोर्शनल चार्जेस को परिमाण को दोगुना, तो Q1 को हमने कर दिया 2Q1, Q2 को कर दिया 2Q2 और बीच के डिस्टेंस को हाफ करना है मींस R/2 का होल ऑफ स्क्वायर। दैट मींस F डैश प्रोपोर्शनल टू कितना हुआ 16 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, F के। तो जो नया वैद्युत बल आ गया, जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया वो पहले से कितने गुना आ गया, 16 गुना। दैट मींस F डैश प्रोपोर्शनल टू 16F। समझ में आ गया बच्चों सभी को। कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन था, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, तो उसने क्या कहा था कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दो तो R को हम लोगों ने कर दिया R/2, चार्जेस को अगर डबल कर दो तो चार्जेस को कर दिया 2 गुना, तो नया फोर्स आ गया 16 गुना F डैश प्रोपोर्शनल 16F। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नोट कर लें सभी लोग कॉपी में, फार्मूला नोट कर लें, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और दोनों चार्जेस को डबल कर दें, Q1 को 2Q1, Q2 को 2Q2 और R को R/2। तो रिजल्ट आपके सामने है F डैश प्रोपोर्शनल 16F। कर लिया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी प्रोटॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र से भिन्न है, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज डिफर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रोटॉन का पथ होगा, देन पाथ ऑफ प्रोटॉन विल बी। पहला आंसर क्या, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। दूसरा वृत्तीय मींस सर्कुलर। तीसरा अति परवलय हाइपरबोला और चौथा है पैराबोलिक मींस परवलयाकार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी प्रोटॉन की वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होगा तो प्रोटॉन का पाथ कैसा होगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज डिफर देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पाथ ऑफ प्रोटॉन विल बी। रब कर दिया जाए बच्चों इसको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को हम लोग ध्यान से देखते हैं।
प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है। इसमें बच्चों आपको एक लॉजिक याद होना चाहिए कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी आवेशित कण का वेग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखीय मार्ग पर चलता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी दूसरे एंगल पर है, पैरेलल नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है, यानी अर्थात जो चार्ज पार्टिकल होगा वो परवलय बनाएगा, जिसका फार्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हो परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई, इसको आप अपने कॉपी में कहीं नोट भी कर लें कि यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में जाता है, इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल परवलय मार्ग बनाता है, दैट मींस चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द पैराबोलिक पाथ। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दैट मींस सेकंड का आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से। प्रोटॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र से भिन्न है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज डिफर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस प्रोटॉन मूव्स इन द पैराबोलिक पाथ, प्रोटॉन परवलयाकार मार्ग पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों देखें, आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। चार्ज्ड पॉजिटिव स्फीयर, हॉलो स्फीयर, खोखला गोला का मतलब हॉलो स्फीयर, क्लियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। तो इसका एक आप कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन शायद ऐसा था कि अगर कोई भी एक गोला है जो खोखला गोला है, हम लोग अगर उसको कोई चार्ज दे दें तो लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी गोले से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि खोखले गोले के अंदर कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं है, और जब हॉलो स्फीयर के अंदर कोई लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान सदैव शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द हॉलो स्फीयर ऑलवेज विल बी जीरो। तो इसको भी आप लर्न कर लें कि खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और वैद्युत विभव नियत होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और वैद्युत विभव नियत होता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, गोले के अंदर। जल्दी करें बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1000 माइक्रो कूलाम के 0.4 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कई बार एनडीए एयरफोर्स के पेपर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं। चार्जेस हम लोगों को दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, चार्जेस हम लोगों को दिया है 1000 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई, डिस्टेंस आपको दी है 10 cm, तो 10 × 10⁻² मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। क्या होता है फार्मूला? 9 × 10⁹ Q/r², देयरफॉर 9 × 10⁹, Q की जगह कितना रखोगे? 10⁻3, 10⁻⁻6, दैट मीन्स 10⁻⁻3, और r² का मतलब हुआ बच्चों 10 × 10⁻² को आप क्या लिखोगे? 10⁻1 का होल ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर 9 × 10⁻⁻3, और ये -2 ऊपर पावर ले गए, प्लस का 2, क्लियर। तो ऊपर कितना हुआ? 9 और 2 11, और 11 - 3 8, 9 × 10⁸ न्यूटन पर कूलाम। दैट मीन्स आंसर नंबर ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 9 × 10⁸ न्यूटन पर कूलाम।
चारों क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 16 टाइम्स मीन 16 गुना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है पैराबोलिक परवलयाकार। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है गोले के अंदर विद इन द स्फीयर। और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है 9 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। कॉपी कर लें क्वेश्चंस को और मन लगा करके तैयारी करें अच्छे बच्चों की तरीके, जिससे कि एग्जाम में कोई भी दूसरा क्वेश्चन अगर आए या इसी प्रकार की कोई वैरायटी पूछी जाए तो आपसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही निकल आए। जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिबाय मात्रक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। कई बार आप लोगों को ऑफलाइन कक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन याद कराया गया होगा कि डिबाय मात्रक है। सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होता है, जिसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप कहते हो, इसका फार्मूला होता है P = Q × 2L। यहां पर Q क्या है चार्ज, इसकी यूनिट होती है कूलाम, L की यूनिट क्या होती है मीटर। तो डाइपोल मूवमेंट का एक मात्रक होता है बेटा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं डिबाय। तो P का एक और मात्रक होता है जिसको बोला जाता है डिबाय। तो डिबाय किसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो क्वेश्चन के आंसर को लर्न कर लें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डिबाय। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द डिबाय। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6। जब दो आवेशों के बीच तांबे की सीट रखी जाती है तो आवेशों के बीच वैद्युत बल होगा। When a copper sheet is placed between two charges, then electric force between charges will be। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि कोई भी दो चार्जेस हैं। ये किसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई कॉपर की सीट रखी जाए, तांबा एक धातु है यानी मेटल, और आपको याद होना चाहिए कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, धातु के लिए परावैद्युतांक क्या होता है अनंत। और कूलाम्स लॉ क्या कहता है F = 1/4πε0 K Q1 Q2/R² मीन्स F प्रोपोर्शनल 1/K। इस फार्मूले का क्या मतलब है, इस फार्मूले का एक ही मतलब है कि अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू कम होगी। तो कॉपर सीट क्या है, कॉपर सीट एक मेटल है और धातु के लिए K का मान क्या होता है इनफाइनाइट। ये अपने आप में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लें। मेटल यानी धातु के लिए परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इनफाइनाइट। तो K की वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी तो F की वैल्यू बहुत कम होगी। इसका मतलब F का मान बहुत तेजी से घटेगा और F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी कि जब दो चार्जेस के बीच में कोई तांबे की सीट रखी जाती है, कॉपर की सीट को रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाता है 0, बहुत कम। अगर यहां लिखा होता कि बहुत कम हो जाता है तो हम लोग उस आंसर के साथ जाते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग कौन से आंसर को सही करेंगे, आंसर नंबर 20 करेक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपनी कॉपी में आप कहीं नोट कर लें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 1 में एक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका आंसर बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने पर आवेशों के बीच वैद्युत बल बढ़ेगा। ध्यान दो मेरी बात को, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इसका आया है, इस सीरीज का, टारगेट सीरीज का, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, उनमें क्वेश्चन नंबर 3 का फार्मूला तो मैंने सही लिखा था, लेकिन मैं रिपीट करने में उसको गलत बोल गया और मैंने आपको बता दिया था कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसमें लिखा था कि वैद्युत बल बढ़ेगा। फिर बाद में मैंने उसको कुछ बच्चों को रिप्लाई भी दिया था जिन्होंने कहा था कि सर प्रोपोर्शनल 1/K, तो ये कैसे होगा। तो मैंने उसको बताया था कि बेटा ये एरर है, आप इसको सही कर लें। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चार्जेस के बीच में रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाता है। इसका मतलब सही आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है। सभी को बात समझ में आ गया। जो नए बच्चे हैं जो सेट नंबर 2 देख रहे हैं इस समय, वो लोग पहला सेट नंबर 1
ओपन करें और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से पढ़ लें। वहां पर आप ध्यान दें कि मैंने बोल दिया था कि वैद्युत बल बढ़ेगा, जबकि सही आंसर ये था कि वैद्युत बल बढ़ने की बजाय घटेगा। तो मैंने कुछ बच्चों को रिप्लाई भी किया था कि बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दो चार्जेस के बीच में यदि आप किसी कॉपर की शीट को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगा और कितना होगा, आंसर है 0 हो जाएगा, मींस है प्रोपोर्शनल 1/k। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर नंबर 20 करेक्ट। नोट करते जाएं क्वेश्चन को और अच्छे बच्चों की तरीके आंसर्स को करते चलें। क्वेश्चन नंबर 7, 3 समान आवेश क्यू समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके कॉर्नर पे सेम चार्जेस हैं क्यू। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। एनडीए के पेपर में भी और एयरफोर्स और नेवी में भी कभी कदार ट्रायंगल और स्क्वायर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे गए हैं और कह रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बच्चों आप लोग जानते हो त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो प्रत्येक कोने की केंद्र से दूरी बराबर होती है, तो ये डिस्टेंस हो गई r। अच्छा आप एक बात ध्यान दें कि तीनों चार्जेस एक जैसे हैं तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, एक जैसा, सबके वैद्युत क्षेत्र बराबर होंगे। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। ये भी चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये चार्ज Q तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको मैंने बोल दिया E3। क्लियर। तो अगर आप ध्यान दें कि एक ही पॉइंट पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, E1, E2, E3, और ये जो वैद्युत क्षेत्र होंगे ध्यान रखना ये परिमाण में समान होंगे, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E। क्यों परिमाण में समान होंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हो E प्रोपोर्शनल होता है Q/r²। तो सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम, और सारे चार्जेस से इस पॉइंट की दूरी भी कैसी है, सेम। तो जब Q और R दोनों सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो क्या मतलब हुआ कि यदि किसी बिंदु पर समान परिमाण के कई सदिश एक साथ कार्य करते हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, 0, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0। दिस इज द वेक्टर प्रॉपर्टी। तो इस आधार पर हमको ये पता चला कि ट्रायंगल के सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको जरूर तैयार कर लें। त्रिभुज के केंद्र पर परिणामी क्षेत्र क्या होगा, 0। दैट मीन्स आंसर नंबर डी इज करेक्ट। जल्दी से कॉपी कर लें। चूंकि ट्रायंगल के कॉर्नर पे चार्जेस सारे सेम हैं, सेंटर से चार्जेस की डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, इन सब का जो परिणामी होगा वो भी बच्चों क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक ऋणात्मक बिंदु आवेश वायु में स्थित है, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज एयर में है। सभी लोग जानते हो अगर कोई चार्ज -Q है तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स द चार्ज, अर्थात आवेश की ओर होंगी, ठीक। और अगर इसकी जगह कोई चार्ज होता पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर। और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है, अंदर की ओर, मींस आवेश की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि -Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज, मींस आवेश की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा करेक्ट है बच्चों, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, आवेश की ओर मींस टुवर्ड्स द चार्ज। यदि एक ऋणात्मक बिंदु आवेश वायु में स्थित है, ए नेगेटिव चार्ज इज इन एयर,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस किधर होंगी? टुवर्ड्स द चार्ज। अपनी कॉपी में नोट कर लें, माइनस क्यू चार्ज का जो वैद्युत क्षेत्र है वो आवेश की ओर होता है और प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश से दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ध्यान दें, एक बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव 100 वोल्ट है और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 20 न्यूटन पर कूलाम है। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम एनी पॉइंट चार्ज इज 100 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज 20 न्यूटन पर कूलाम, देन द वैल्यू ऑफ r विल बी। कैसे करोगे क्वेश्चन को? आपको क्या क्या दिया है? कैपिटल V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम लोगों को कितना दिया है? E इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलाम। आपसे R पूछा है, सभी लोग फार्मूला जानते हो, V इज इक्वल टू होता है माइनस E इंटू R, ठीक है ना? तो R इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस V अपॉन E। थोड़ी देर के लिए माइनस हटा दो, न्यूमेरिकल वैल्यू रखो, V की जगह 100 और R की जगह कितना होगा? सॉरी, E की जगह कितना? 20। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो R इज इक्वल टू कितने मीटर आ गया? R इज इक्वल टू 5 मीटर। दैट 5 मीटर R की वैल्यू थी ना, तो यहां पर क्या यूनिट होगी? मीटर। 5 मीटर, 2000 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 5 मीटर। दैट मीन्स आंसर नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया सभी को? फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू माइनस E बाई आर। क्वेश्चन नंबर 2, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है, तो Fg और Fe का रेशियो क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कोई दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में Fe वैद्युत बल कार्य करता है और Fg गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो Fg और Fe का रेशियो कितना होगा? ये आपको लर्न करने पड़ेगा क्वेश्चन कि बच्चों जो Fe होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए वो लगभग होता है 10 की घात 42 गुना Fg। क्लियर? तो यहां पर आप देखो, यहां पर Fg अपॉन Fe आपसे पूछा है, देयरफॉर स्मॉल g कैपिटल G में कोई फर्क नहीं। अगर हम लोग यहां से Fg अपॉन Fe को निकाल लें तो 1/10 की घात 42 और इसी को आप लिखोगे लगभग 10 की घात माइनस 42। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर याद कर लो। Fg की जो वैल्यू होती है वो 10 टू दी पावर माइनस 42 टाइम्स होती है किसके? Fe के। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आंसर नंबर बी इज करेक्ट। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 42 गुना, और यहां पर उल्टा उसने पूछ दिया है हमसे, जो Fg अपॉन Fe उसने पूछा है तो 10 की घात माइनस 42। सभी को क्लियर हो रहा है बच्चों? सारे आंसर्स आप लोग रन जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्वेश्चन से तैयारी कैसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ें सभी लोग और अपने आप आंसर को थॉट करें। क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में सही संबंध होगा। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E और V में सही रिलेशनशिप क्या होगा? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। क्वेश्चन का आंसर नंबर ए इज करेक्ट। और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये टॉपिक याद भी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता, मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सही रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, या इसी को आप लोग लिख सकते हो माइनस का dV अपॉन dr, और ये क्वांटिटी कहलाती है विभव प्रवणता, या इसी को आप लोग बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में सही संबंध क्या है? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो द्विध्रुव अनुभव करेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन डाइपोल एक्सपीरियंसेस। पहला आंसर है केवल बल लेकिन बलागुण नहीं, ओनली फोर्स नो एनी टॉर्क। दूसरा है बल व बलागुण दोनों, बोथ फोर्स एंड टॉर्क। तीसरा कह रहा है केवल बलागुण लेकिन बल नहीं, ओनली टॉर्क बट नो फोर्स। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में क्या हम लोगों को तरीका सीखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दें, जिन बच्चों ने इस टॉपिक को क्लियर नहीं किया है, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूं, डायरेक्ट आप आंसर को ना रटें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आप लोग जानते थे कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं -q + q, तो उस पर जो वैद्युत बल कार्य करते हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शंस होते हैं। +q पर जो फोर्स लगेगा वो दाईं ओर और -q पर जो फोर्स लगेगा वो बाईं ओर। कहने का मतलब +q पर जो वैद्युत बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और -q पर जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और ये बल परिमाण में समान होते हैं, इसलिए ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अर्थात अगर डाइपोल पे नेट बल की बात करो तो QE -QE देयरफॉर 0, लेकिन ये एक बलयुग्म बनाते हैं जिसको कहते हो टॉर्क। तो क्वेश्चन का सही आंसर है केवल बलागुण लेकिन बल नहीं, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टाउ का फार्मूला आपको याद होगा, टाउ इज इक्वल टू P × E या टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, लेकिन इस पर कोई नेट बल नहीं लगता। लेकिन अगर यहां पर होता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान वैद्युत क्षेत्र, तो कोई भी क्वांटिटी जीरो ना होती, डाइपोल पे फोर्स भी लगता और टॉर्क भी लगता। उसका आंसर सही हो जाता, असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है बल और बलागुण दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर A, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर B, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर A, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर C। जल्दी कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में हाइड्रोजन और क्लोराइड आयनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल विल बी क्लियर। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला सभी लोग जानते हो, P = Q × 2L। हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में जो चार्ज होगा वो सिंगल पॉजिटिव और निगेटिव है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम लोगों ने यहां पर वैल्यू को रखा 1.6 10⁻⁻19 और 2L की जगह रखा 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में 10⁻⁻10। तो P = वैल्यू कितनी आई 1.6 × 10⁻⁻29 और यूनिट क्या मिली कूलाम मीटर। सभी को समझ में आ गया। तो HCl मॉलिक्यूल का चार्ज हमको पता होना चाहिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट मींस जो चार्ज होगा वो सिंगल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इसलिए हम लोगों ने Q की वैल्यू को क्या रखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर हो गया बच्चों। तो कौन सा आंसर करेक्ट है जल्दी से बताएं। क्वेश्चन का आंसर नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर उत्पन्न बलाघूर्ण की दिशा होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। क्लियर। क्या पता होना चाहिए आपको, किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ना याद किया करें, आप हमेशा क्वेश्चन के पहले लॉजिक को समझा करें, फिर आप आंसर को लर्न किया करें। ठीक, इससे आपको देर तक क्वेश्चन दिमाग में बना रहता है। याद करिए, हम लोग पढ़ते थे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है, टॉर्क होता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P × E। तो यहां पर अगर ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है E, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर और ये बीच का एरिया कहलाता है बच्चों P × E।
ठीक, तो हमको क्या पता चला कि जो टाउ की डायरेक्शन है वो P क्रॉस E का जो प्लेन है तल उसके परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होगी। आप ऐसे समझ लें, अगर ये P E तो ये टाउ जो थंब है वो इन दोनों फिंगर्स के परपेंडिकुलर है, तो आंसर होगा P क्रॉस E के परपेंडिकुलर अर्थात P क्रॉस E के लंबवत। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों ध्यान दें, एक अल्फा पार्टिकल को 1000 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एन अल्फा पार्टिकल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलाम। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? सभी लोग जानते हो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू Ze। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना। क्लियर? इतना अगर आपको पता चल गया तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू QE, Q की जगह 3.2 10 टू दी पावर -19 और E की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे 1000। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 3.2 10 की घात 3 और 10 की घात -19 कितना होगा? 10 टू दी पावर -16। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 3.2 10 की घात -16 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। F इज इक्वल टू QE। बच्चों क्लियर हो गया आंसर आपको? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर सी। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। किसी को अगर नोट करने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप नोट्स को बनाएं और सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह आप तैयारी करें। ठीक है बच्चों, तो निरंतर लगातार अच्छी मेहनत आप करते रहें जिससे आगामी एग्जाम में आप अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकें और आप जरूर सिलेक्ट हों। क्लियर? इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप ये प्रयास करें कि हमको क्वेश्चंस का अभ्यास करना है। तो मैंने तो अपना काम कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं आपका भी सपोर्ट इसमें चाहिए। आप जितना ज्यादा हो सके तैयारी को मन लगा करके करें और सारे क्वेश्चंस का आप अच्छी तरह रिवीजन करते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक को या आज की प्रैक्टिस को यहीं से एंड करते हैं। इस प्रकार आप दोनों प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह तैयार करें और लगातार मेहनत करते रहें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लगातार मेहनत को करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग जल्दी ही उपस्थित होंगे कुछ नए और इंपॉर्टेंट और उपयोगी क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।